Hello, dear bankers. Namaskar. Good evening. You all are welcome in this session. So CAIB important topic series हमारी कंसेप्ट सीरीज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं मॉड्यूल सी की नेक्स्ट क्लास के साथ। आज हम लोग बात करेंगे टर्म लोन की। ठीक है, तो टर्म लोन पे डिस्कशन करेंगे पेपर 1 एडवांस बैंक मैनेजमेंट। और दोस्तों आप सभी के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है JAIB CAIB बाय अरविंद सर उपलब्ध है। आप यहां पर जुड़ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज टर्म लोन। टर्म लोन होता क्या है? देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर बिजनेस करना है तो इसे दो प्रकार के लोन की आवश्यकता होती है। एक लोन ऐसा चाहिए जिससे वो लॉन्ग टर्म के एक्सपेंसेस कर पाए और एक ऐसा पैसा चाहिए जिससे वो शॉर्ट टर्म के एक्सपेंसेस कर पाए। तो जब ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस के लिए पैसा चाहिए होता है तो वो टर्म लोन लेता है। क्या लेता है? टर्म लोन। यानी टर्म लोन कैसा लोन है? लॉन्ग टर्म लोन है। और जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट टर्म के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो वर्किंग कैपिटल क्या लेता है? वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है? वर्किंग कैपिटल की तरफ। वर्किंग कैपिटल के लिए वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की तरफ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आज हम बात कर रहे हैं टर्म लोन की। तो दिस इज अ टाइप ऑफ लोन। ये एक प्रकार का ऐसा लोन होता है दैट टिपिकली यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जिसका यूज स्पेसिफिक पर्पस में किया जाएगा, सच एज फाइनेंसिंग द परचेज ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ इक्विपमेंट और फॉर एक्सपेंडिंग द बिजनेस। यानी कुल मिला के कहा जाए कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, अगर वो कोई बड़ा फिक्स्ड एसेट्स या कैपिटल एसेट्स, फिक्स एसेट्स या कैपिटल एसेट्स, और हम क्या कह सकते हैं, कैपिटल एसेट्स को अगर बाय करती, कैपिटल एसेट्स को अगर बाय करती है तो उसके लिए वो टर्म लोन लेगी। या वो अपने बिजनेस को, किसको दोस्तों? अपने बिजनेस को क्या करना चाहती है? एक्सपेंड। क्या करना चाहती है? एक्सपेंड करना चाहती है। तो इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो फाइनेंस कहां से फुलफिल किया जाता है? टर्म लोन के थ्रू फाइनेंस को फुलफिलमेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, डन है? क्लियर है? नाउ इट इज कॉल्ड टर्म लोन बिकॉज इट इज टिपिकली रीपेड ओवर अ पीरियड, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। टर्म लोन क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे 5 साल का लोन लिया तो 5 साल में आपको पैसा वापस करना है। फिक्स टर्म आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसके तहत आप अपना पैसा वापस करोगे, विच यूजुअली वेरीज फ्रॉम 2 to 10 ईयर्स। तो अगर हम टर्म लोन जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये जो लॉन्ग टर्म लोन है, तो जो ये लॉन्ग टर्म लोन बैंक प्रोवाइड करता है ये मैक्सिमम मिनिमम 2 ईयर से लेके 10 ईयर्स के बीच में प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जैसे 1 साल तक का जो लोन होता है वो आपका वर्किंग कैपिटल फाइनेंस में आता है। तो 1 साल से ऊपर का जो लोन यानी 2 ईयर से लेकर 10 ईयर तक का जो लोन होगा वो टर्म लोन कहलाएगा। ठीक है, नाउ अब आगे अगर हम बात करें तो टर्म लोन आर टिपिकली इशूड बाय द बैंक। टर्म लोन कौन जारी करता है? बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड आर ऑफन सिक्योर्ड बाय कोलेटरल सच एज रियल एस्टेट, इन्वेंट्री और अदर। तो जब भी कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या प्रोवाइड करेगा? टर्म लोन। टर्म लोन प्रोवाइड करेगा किसी भी बोरोवर को, तो बोरोवर से वो एज अ सिक्योरिटी के तौर पे कोई ना कोई क्या ले लेता है? कोलेटरल रखलवा लेता अपने पास। ठीक है दोस्तों, सो द लोन में हैव अ फिक्स्ड और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट। अब इस लोन को वो फिक्स रेट पर या वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रोवाइड कर सकता है। एंड द बोरोवर इज टिपिकली रिक्वायर्ड टू मेक रेगुलर पेमेंट ऑन लोन। तो बोरोवर को अपने EMI या इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्म में वो लोन रीपेमेंट करना होता है, विच में इंक्लूड बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो जो भी इंस्टॉलमेंट्स आएंगी उसमें क्या क्या होगा? आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पार्ट यहां पे रखा जाएगा। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द टर्म लोन। जब हम टर्म लोन की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल लोन आर नॉर्मली सैंक्शन फॉर 1 ईयर। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि अगर 0 से 12 मंथ के लिए या एक ऑपरेटिंग साइकिल के लिए किसी भी बोरोवर को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के तौर पर या वर्किंग कैपिटल लोन के तौर पर वर्किंग कैपिटल के लिए प्रोवाइड की जाएगी CC या OD के थ्रू। ठीक है दोस्तों, वहीं पर है ना वो पैसा डिमांड पर रीपेबल होगा, है ना। बोरोवर से जब भी बैंक मांगेगा तो पैसा वापस करना पड़ेगा। वही टर्म लोन आर पेबल एज पर एग्रीड रीपेमेंट शेड्यूल। जैसे 5 साल का लोन अगर है तो 5 साल का जो रीपेमेंट शेड्यूल बना होगा उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग इनको अपना पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, विच इज स्टुपुलेटेड इन द टर्म ऑफ सैंक्शन। वो क्या होगा शेड्यूल? ये कब डिसाइड किया जाएगा? टर्म ऑफ सैंक्शन के समय ये शेड्यूल डिसाइड किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नाउ
अब अगर बात करें तो देयरफॉर फॉर द पर्पस ऑफ मैचिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द बैंक, भाई कोई भी बैंक अपनी बैलेंस शीट पे हमेशा क्या रखना चाहता है, जो लाइबिलिटी और एसेट साइड है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल। तो जब वो मैच करना चाहेगा तो टर्म लोन आर कंसीडर्ड लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो जो टर्म लोन होंगे बैंक की बैलेंस शीट, किसकी बैलेंस शीट पे, बैंक ने लोन दिया तो बैंक का पैसा है ना, तो बैंक अपना जो भी टर्म लोन प्रोवाइड करता है वो बैलेंस शीट पे कहां पे दिखाता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में। किस में दिखाता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, डन है। वाइल वर्किंग कैपिटल लोन जो भी बैंक प्रोवाइड करता है उसको शॉर्ट टर्म एसेट में डिफाइन करता है। ठीक है दोस्तों। नाउ तो बैंक प्रोवाइड टर्म लोन नॉर्मली फॉर एक्वायरिंग द फिक्स एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो बैंक टर्म लोन क्यों प्रोवाइड करता है, बैंक टर्म लोन क्यों प्रोवाइड करता है, बैंक टर्म लोन क्यों प्रोवाइड करता है, बैंक टर्म लोन प्रोवाइड करता है फिक्स एसेट्स को। किसको दोस्तों, फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। फिक्स एसेट्स को क्या करने के लिए, एक्वायर करने के लिए। किसके लिए, फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। अब फिक्स एसेट्स आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने क्या लिया, प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, आप प्लांट के लिए पैसा ले रहे हैं, या आप इक्विपमेंट के लिए पैसा ले रहे हैं, है ना, या आप फर्नीचर के लिए पैसा ले रहे हैं, या आप लैपटॉप के लिए एक्सेट्रा। तो जो भी आपके फिक्स्ड एसेट्स होंगे उनके लिए जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए आप क्या लेते हो, टर्म लोन। किससे टर्म लोन लेते हो, बैंक से। ठीक है दोस्तों। नाउ अब देखिए आगे क्या बताया गया है कि एज अ टर्म लोन इज एक्सपेक्टेड टू बी रीपेड आउट ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ द बोरोवर। तो जो भी बोरोवर ने क्या लिया है, जो भी बोरोवर ने टर्म लोन लिया है वो कैसे पे करेगा, टर्म लोन जो भी लिया, जो बोरोवर का फ्यूचर कैश फ्लो आएगा, फ्यूचर में जो पैसा वो कमाएगा, क्या आएगा, कैश फ्लो आएगा, उससे वो अपना टर्म लोन क्या करेगा, पे करेगा। क्या करेगा, टर्म लोन पे करेगा। ठीक है दोस्तों। इसके लिए कि अब वो पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, भाई बोरोवर की आप कैपेसिटी देखोगे ना, कि जो वो लोन मांग रहा है, बोरोवर को जो लोन दिया जा रहा उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी, रीपेमेंट कैपेसिटी कैसे चेक करोगे, रीपेमेंट कैपेसिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डीएससीआर, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो कैलकुलेट करते हैं, डीएससीआर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस या इसका बहुत महत्व होता है जब भी आप किसी को बैंक ऐसा किसी को बोरोवर को टर्म लोन प्रोवाइड करता है। वाइल वर्किंग कैपिटल के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, लिक्विडिटी रेशियो। क्या करना होता है, लिक्विडिटी रेशियो। तो इसको समझ लीजिए, किसी भी बोरोवर की रीपेइंग कैपेसिटी आप कैसे, रीपेइंग कैपेसिटी कैसे डिसाइड करते हैं, रीपेइंग कैपेसिटी कैसे डिसाइड करते हैं। अगर टर्म लोन का केस है, किसमें, टर्म लोन अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन, तो वहां पे आप क्या कैलकुलेट करते हैं, डीएससीआर, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। ठीक है दोस्तों। और वहीं पे अगर आप वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल के केस में आपको क्या देखना होता है, लिक्विडिटी रेशियो। क्या देखना होता है, नहीं लिक्विडिटी रेशियो नहीं, हाँ लिक्विडिटी रेशियो देखना होता है। क्या देखना होता है, लिक्विडिटी रेशियो। या मैं एक अच्छी बात कहूं तो लिक्विडिटी रेशियो के साथ हम बात करें तो रेशियो एनालिसिस करना होता है। क्या करना होता है, रेशियो एनालिसिस। ठीक, रेशियो एनालिसिस करना होता है। और जब वो रेशियो एनालिसिस करता है तो वहां पे वो करंट रेशियो भी देखता है, वो लिक्विडिटी रेशियो भी देखता है, और वो क्विक रेशियो भी देखता है। ठीक है दोस्तों, तीनों रेशियो को देखता है। तो जब हम करंट रेशियो की बात करेंगे, किसकी, करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। जब हम क्विक रेशियो की बात करेंगे, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक, तो अब लिक्विड एसेट्स कैसे आते हैं, जितने भी करंट एसेट्स हैं उसमें से अगर आप इन्वेंट्री को घटा देंगे, किसको, इन्वेंट्री को घटा देंगे, तो आपको लिक्विड एसेट्स मिल जाएगा और करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। ठीक, वही डीएससीआर जब आप कैलकुलेट करते हो तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन डेब्ट सर्विस, नेट ऑपरेटिंग इनकम आपकी कितनी है और डेब्ट सर्विस आपका कितना आ रहा है, इनका रेशियो आप निकालोगे, डीएससीआर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डन है। चलिए आगे। इन एक्सेप्शनल केसेस, अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो बैंक प्रोवाइड टर्म लोन फॉर करंट एसेट्स। कभी कभी बैंक क्या करता है,
अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि बैंक जो टर्म लोन प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड, टर्म लोन प्रोवाइड करता है, वो किसके लिए प्रोवाइड करता है, फिक्स्ड एसेट्स के लिए, हमने यही पढ़ा था ना, फिक्स एसेट्स के लिए। लेकिन कभी कभी बैंक टर्म लोन करंट एसेट्स के लिए भी प्रोवाइड कर देता है, और जब बैंक टर्म लोन करंट एसेट्स के लिए प्रोवाइड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। ठीक है दोस्तों, सो देयर इज नो यूनिफॉर्म रीपेमेंट शेड्यूल। ऐसा नहीं कि सभी टर्म लोन जितने भी बैंक देगा सबके लिए एक यूनिफॉर्म रीपेमेंट शेड्यूल होगा, सबको इसी शेड्यूल के तहत पेमेंट करना पड़ेगा। हर एक टर्म लोन का अपना रीपेमेंट शेड्यूल होता है। ठीक है दोस्तों, डन है। नाउ आगे अब आ जाता है डिफर्ड पेमेंट गारंटी। क्या होती है डिफर्ड पेमेंट गारंटी? व्हेन द परचेजर ऑफ फिक्स एसेट्स, मान लीजिए कोई मिस्टर ए है और ये परचेस करना चाहते हैं मशीनरी। क्या परचेस करना चाहते हैं? मशीनरी परचेस करना चाहते हैं। किससे परचेस करना चाह रहे हैं? बी से। किससे परचेस करना चाह रहे हैं? बी से। तो ये कौन हो गया? बायर हो गया, और ये कौन हो गया? सेलर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। नॉट पे टू द सप्लायर इमीडिएटली, मशीन का जो भी मशीन ये बाय कर रहा है उसका फुल पेमेंट, ये इमीडिएट पेमेंट करने की क्षमता में मिस्टर ए नहीं है, बट पेस अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रीपेमेंट शेड्यूल। ए ने कहा बी से कि हम आपको अगले 5 साल में ये इस मशीन का जो पैसा है वो पे कर देंगे। ठीक है, नाउ सो द बैंक गारंटी दिस रीपेमेंट, द गारंटी इज कॉल्ड। तो बी क्या कहेगा कि कोई बात नहीं, आप हमें 5 साल में रीपेमेंट कर दो, बट जब भी आप 5 साल में रीपेमेंट करोगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? बैंक गारंटी चाहिए। तो भविष्य में, अब जो पैसा ये भविष्य में पेमेंट करेंगे बी को, जो भी पैसा ए बी को भविष्य में पेमेंट करेगा, उस पैसे की गारंटी किसने प्रोवाइड कर दी? बैंक ने। तो भविष्य में पेमेंट, डिफर्ड का मतलब होता है पोस्टपोन्डेड। डिफर्ड का मतलब क्या होता है? डिफर्ड का मतलब होता है ऐसी पेमेंट जो पोस्टपोन्डेड है, भविष्य में पेमेंट की जाएगी। पोस्टपोन्डेड पेमेंट के लिए अगर कोई बैंक गारंटी प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? बैंक कोई गारंटी प्रोवाइड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिफर्ड पेमेंट गारंटी। डिफर्ड पेमेंट गारंटी, डिफर्ड पेमेंट गारंटी कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉन फंड बेस्ड मेथड, है ना, फॉर फाइनेंसिंग परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स। तो यहां पे बैंक ने पैसा नहीं दिया, बैंक ने सिर्फ भविष्य के पेमेंट की गारंटी दी। अगर भविष्य में जो पैसा ए को बी, ए जो बी को भुगतान करेगा अगर डिफॉल्ट कर देगा तो फिर बैंक की जो गारंटी है डीपीजी वो क्या हो जाएगी? इनवोक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टलाइज हो जाएगी। चलो अब अगर टर्म लोन अप्रेजल की बात करें और प्रोजेक्ट अप्रेजल की बात करें तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो इन प्रोजेक्ट फाइनेंस, जब हम प्रोजेक्ट फाइनेंस की बात करेंगे, ऑल फाइनेंशियल नीड ऑफ एंटरप्राइज इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आर अप्रेज्ड। तो जब भी प्रोजेक्ट फाइनेंस की बात होती है, किसकी बात होती है? प्रोजेक्ट फाइनेंस की बात होती है। तो प्रोजेक्ट फाइनेंस के समय बैंक क्या करता है? इनकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को भी अप्रेस करता है और इनकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को भी अप्रेस करता है। यानी टर्म लोन को भी अप्रेस करेगा और वर्किंग कैपिटल लोन को भी अप्रेस करेगा कोई बैंक। So this is because the total requirement of long-term fund including margin money of working capital। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि जितना लॉन्ग टर्म लोन चाहिए वो भी, और वर्किंग कैपिटल में जो मार्जिन मनी यानी जो बोरोवर लगाएगा, वर्किंग कैपिटल में कुछ पैसा किसको लगाना होता है? बोरोवर को। तो उस पैसे को भी क्या करना होता है? अप्रेस करना होता है। इसीलिए प्रोजेक्ट फाइनेंस में जो भी फाइनेंशियल नीड होंगी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों प्रकार की नीड को बैंक क्या करता है? अप्रेस। ठीक है, नाउ फिर आता है आफ्टर असेसिंग द टोटल रिक्वायरमेंट। जब बैंक असेसमेंट कर लेगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड कितनी है, बैंक डिसाइड अपॉन द अमाउंट ऑफ टर्म लोन। उसी आधार पे बैंक उनके टर्म लोन के अमाउंट को डिसाइड करेगा और फिर क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन को सैंक्शन कर देगा एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोमोटर, और ये भी देखेगा कि कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है प्रोमोटर का। ठीक है दोस्तों, डन। इफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज, अब जैसे कोई एंटरप्राइज ऑलरेडी काम कर रही और वो परचेस करना चाहती है कुछ मशीनरीज को, ठीक है, ऐसे ही परचेस करने से उनके कॉम्बिनेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी डेब्ट और इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो बैंक होता है वो सिर्फ क्या करता है? कुछ ही चीजों को देखता है, एग्जामिन करता है। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी क्या है, टेक्नो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, मैनेजरियल कंपिटेंस क्या है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इसी को वो क्या करता है? एग्जामिनेशन करता है और उस आधार पे फाइनेंस प्रोवाइड करता है। सो इट मे बी इनफ
for the bank to examine the projection for next 2 to 3 years to find out the DSCR। तो इससे वो क्या करता है कि 2 से 3 साल में, अगले 2 से 3 साल में जो उस ऑर्गेनाइजेशन का DSCR होगा, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो यानी रीपेइंग कैपेसिटी, वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है या नहीं, उसको कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है दोस्तों। नाउ इन केस ऑफ लोन टू इंडिविजुअल, जैसे किसी व्यक्ति विशेष को कोई लोन दिया जा रहा है, जैसे हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन एक्सेट्रा, इट मे बी इनफ टू एग्जामिन द प्रोजेक्टेड DSCR टू जज द वायबिलिटी। तो ऐसे जो लोन है, जो लॉन्ग टर्म के लिए टर्म लोन या बड़े लोन इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, वहां पे भी जो वायबिलिटी है लोन की, वो DSCR के थ्रू कैलकुलेट कर ली जाती है। तो हाउएवर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट, अगर कोई भी बैंक किसी प्रोजेक्ट का अप्रेजल कर रहा है तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, या स्टैंड अलोन टर्म लोन को वो अप्रेज कर रहा है तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, नॉट डिफरेंट। दोनों के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम ही होंगे। अगर इफ वन इज क्लियर, अगर आपको प्रोजेक्ट फाइनेंस क्लियर है तो आप स्टैंड अलोन टर्म लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको स्टैंड अलोन टर्म लोन क्लियर है तो आप प्रोजेक्ट फाइनेंस को भी अप्रेज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट अप्रेजल में 3 प्रकार के अप्रेजल किए जाते हैं। पहला अप्रेजल होता है मैनेजमेंट या मैनेजरियल एस्पेक्ट्स का, दूसरा होता है टेक्निकल अप्रेजल, और तीसरा होता है इकोनॉमिकल अप्रेजल। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अप्रेजल ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट, मैनेजरियल एस्पेक्ट का मतलब है उस प्रोजेक्ट को कौन चला रहा, कौन कौन लोग शामिल है। ठीक। तो सबसे पहले वो ये पता करने की कोशिश करेगा कि व्हाट इज द क्रेडेंशियल ऑफ प्रोमोटर्स, कौन है इस प्रोजेक्ट के प्रोमोटर। फाइनेंशियल स्टेक ऑफ प्रोमोटर इन द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में जो प्रोमोटर है वो कितना पैसा लगा रहा। कैन दे ब्रिंग एडिशनल फंड इन केस ऑफ कंटिजेंसी अराइजेस आउट ऑफ डिले इन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एंड चेंजेस इन मार्केट कंडीशन। अगर कोई मार्केट कंडीशन चेंज होती है या प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में डिले होता है और उसकी वजह से अगर एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट है तो क्या प्रोमोटर वो एडिशनल फंड ला पाएंगे। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। हु आर द की पर्सन टू बी अपॉइंटेड फॉर द बिजनेस, इस बिजनेस को चलाने के लिए किन लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है। ये सब जानकारी हमारी मैनेजरियल एस्पेक्ट में आती है। साथ ही साथ टेक्निकल अप्रेजल की बात करें तो द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, किस लोकेशन पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या उसका प्रोडक्शन प्रोसेस होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडर ऑफ टेक्नोलॉजी कौन है, डिटेल ऑफ क्या लिखा है प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्टर कौन है इस प्रोजेक्ट का, वेस्ट डिस्पोजल पॉल्यूशन कंट्रोल की कंडीशन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और मार्केटिंग अरेंजमेंट्स। तो इन सब चीजों के ऊपर जब डिस्कशन किया जाता है तो उसे टेक्निकल अप्रेजल कहा जाता है। इसी प्रकार इकोनॉमिक अप्रेजल में सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसमें 3 चीजें पढ़ी जाती हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, यानी जो पैसा मैंने प्रोजेक्ट में लगाया कितने दिनों में मेरा वापस निकल आएगा, पे बैक पीरियड। ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इनको कैलकुलेट किया जाता है। वही ब्रेक इवन एनालिसिस किया जाता है, यानी कि अगर मान लीजिए जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या है, आपका ब्रेक इवन जितना हाई होगा, जितना क्या होगा हाई होगा, रिस्क उतना हाई होगा, रिस्क उतना क्या होगा हाई होगा, और ब्रेक इवन आपका ब्रेक इवन जितना लो होगा आपका रिस्क उतना कम होगा। ठीक, समझ गए बात, यस और नो। ब्रेक इवन का मतलब है जो पैसा आपने लगाया वो पैसा आपका कितने दिन में पूरा हो रहा है, जितने जल्दी पूरा हो जाए उतना आपका ब्रेक इवन कंप्लीट। जैसे मान लो 1 महीने में मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा 10 लाख रुपए खर्चा आ रहा, ठीक, तो जैसे 10 लाख रुपए मैं कमा लूंगा, जिस दिन 10 लाख रुपए कमा लूंगा इसका मतलब मेरा ब्रेक इवन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो भी मैं कमाऊंगा वो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है। तो अगर 10 लाख है और वहीं मेरा 1 लाख ब्रेक इवन होता तो ये 1 लाख का ब्रेक इवन तो जल्दी कंप्लीट हो जाता ना। तो इसीलिए कहा गया कि ब्रेक इवन जितना हाई होता है रिस्क उतना हाई होगा, जितना ब्रेक इवन कम होगा उतना ही रिस्क कम होगा। ठीक है दोस्तों, डन है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। आप सभी के लिए डबल बेनिफिट सेल चल रही है और इस सेल के तहत आपको 60% का डिस्काउंट और 200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट थ्रू अ कूपन कोड अगस्त 200 आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये ऑफर आपको हमारे महापैक और लाइव बैचेस पर अवेलेबल है और इसका आप लाभ उठा सकते हैं।
CAIB की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए CAIB महापैक के साथ आप जुड़ सकते हैं। 6 मंथ महापैक 3299, 12 मंथ महापैक 4799, 24 मंथ महापैक 6799 में उपलब्ध है। महापैक का सबसे बड़ा फायदा होता है, इसको आपको यहाँ पे मल्टीपल बैचेस है ना, 200 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। साथ ही साथ आपके कंपलसरी पेपर, जो कंपलसरी पेपर हैं कितने 4, वो भी कवर होंगे। इलेक्टिव पेपर भी आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। आपकी प्रिपरेशन हो पाती है किससे, महापैक के थ्रू। और 200 कूपन कोड के लिए अगस्त 200 का यूज करना है, आपको 200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। CAIB फाउंडेशन बैच 2.0 आप सभी के लिए अवेलेबल है और 2299 में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई इंडिविजुअल पेपर जैसे एडवांस बैंक मैनेजमेंट या फिर BRBL या फिर ABFM या BFM का पेपर रह गया है, तो आप इंडिविजुअल पेपर्स की तैयारी भी कर सकते हैं लीस्ट प्राइस 599 रुपए में। साथ ही साथ आपके लिए इलेक्टिव पेपर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वीडियो कोर्स, आपके लिए सेंट्रल बैंकिंग का वीडियो कोर्स और आपके लिए रूरल बैंकिंग का वीडियो कोर्स भी लीस्ट प्राइस में अवेलेबल है। और यहाँ पे आप अगस्त 200 कोड का यूज करके 200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेके इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट भी अवेलेबल है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी। इसका सेकंड पार्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल।